नमस्कार साथियों, मैं के सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स। आज हम क्लास 9th का एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है हमें कि इस चैप्टर के अंदर हम जो भी हमारे सराउंडेड हैं, जो भी हम अपने आसपास में देखते हैं, जो भी नेचुरल वेजिटेशंस हैं और जो वाइल्ड लाइफ है यानी वन्य जीव, उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फ्लोरा। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोरा है क्या चीज़। फ्लोरा, द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। सिमिलरली द स्पेसीज ऑफ एनिमल आर रेफर्ड टू ए फाउना। ये दो वर्ड हैं आपके सामने, फ्लोरा और फौना। ये हैं क्या? अगर बात करें फ्लोरा को, अगर हिंदी में बोले तो फ्लोरा से हमारा तात्पर्य है, फ्लोरा मीन्स वनस्पति, वनस्पति जगत। जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, छोटे मोटे कटीले झाड़ियाँ, कुछ भी जो आपको आपके सराउंडेड आपको दिखता है, जो कि प्रकृति में विद्यमान है स्वतंत्र रूप से, वह क्या है? फ्लोरा, वनस्पति। और ये डिनोट ये प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ये अगर इसको हम स्पेसिफिक डेफिनेशन में बोलेंगे तो ऐसे प्लांट्स जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में या रीजन में किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय में जो वनस्पति विकसित होती है वह फ्लोरा के अंतर्गत आती है। और सिमिलरली अगर हम बात करें किसी स्पेशल क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, वहाँ पर रहने वाले जो वन्य जीव हैं यानी एनिमल्स हैं, उनको हम फौना बोलते हैं। फौना का हिंदी अर्थ ही वन्य जीव होता है। जैसे फ्लोरा का वनस्पति है था, फौना का वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस हुआ, फ्लोरा और फौना। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा पाठ का शीर्षक था उसकी डेफिनेशन, नेचुरल वेजिटेशन। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एक नेचुरल वेजिटेशन और फ्लोरा ये सब चीज़ें क्या है। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज टर्म्ड एज ए वर्जिन वेजिटेशन। Thus cultivated crops and fruits, orchards from part of vegetation but not natural vegetation। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि अगर हम बात करते हैं, एक तो वेजिटेशन होता है, एक नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन वनस्पति आ गई, तो वेजिटेशन के अंदर किस चीज़ को हम काउंट करें और नेचुरल वेजिटेशन क्या चीज़ होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए कि यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन रेफर कर रहा है ऐसे प्लांट कम्युनिटी को, यानी ऐसे वनस्पति जगत को, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। मतलब जो कि नेचर में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिना किसी मानवीय या ह्यूमन एड के, यानी उनकी सहायता के, जो स्वतंत्र रूप से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और जो जिनका विकसित होते हैं। तो ऐसी जो वनस्पति होती है और जो लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ऑफ ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो है वहाँ डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, और उसमें ह्यूमन का कोई डिस्टरबेंस नहीं है काफ़ी समय से। जैसे आप देख रहे हो पहाड़ी क्षेत्र, जंगल हो गए, ये काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी जैसे एवरग्रीन, आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, जिनको आप सदाबहार वन बोलते हैं, ऐसे जहाँ पर अभी भी ह्यूमंस की एक्टिविटी है, ह्यूमन का इंटरफेयर काफ़ी कम है, तो वहाँ की वनस्पति, तो यहाँ पर हम नेचुरल वेजिटेशन उसको बोल रहे हैं कि जिसमें कोई ह्यूमन ऐड ना हो, कोई मानवीय सहायता नहीं हो, नहीं कोई ह्यूमन डिस्टरबेंस हो,
और वो है क्या हो, अनडिस्टर्ब हो काफ़ी लॉन्ग समय से। तो ऐसी वेजिटेशन कहलाएगी नेचुरल वेजिटेशन, यानी वो प्रकृति में नेचुरली ग्रो कर रही है। जस्ट इसके अगर आगे देखें, द टर्म इज एज वर्जिन वेजिटेशन, और इस नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन के तौर पे भी इसको जानते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वर्ड का, इसको वर्जिन वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। तो ये तो बात हुई नेचुरल वेजिटेशन की। तो फिर जो फसलें उगाते हैं किसानों के थ्रू, जो किसान फार्मिंग करते हैं, या फिर आप जो भी पेड़ पौधे आपके इंसान के या ह्यूमंस के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, वो आएंगी वेजिटेशन में, ओनली वेजिटेशन। क्योंकि उसमें किसका इंटरफेयर हुआ, ह्यूमंस का इंटरफेयर हुआ। ह्यूमंस ने उनको बोया है, उनको बड़ा किया है, ग्रो किया है, उनका देखभाल की है। तो अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि वेजिटेशन वो होती है जिसमें ह्यूमंस का भी रोल रहता है, मानव का भी रोल रहता है, मानव उनमें एक्टिव रहता है उसकी क्रिएशन में। जबकि नेचुरल वेजिटेशन होती है जिसमें ह्यूमंस ऐड नहीं होते, ना कोई वो डिस्टरबेंस होता है ह्यूमंस का, वह नेचुरली ग्रो करती है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस हुआ। अभी आपको एक फैक्ट है, देखिएगा क्या फैक्ट है। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ अबव 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world, 4th in Asia in plant diversity. यह देखिए एक फैक्ट है, फैक्चुअल आपके सामने कुछ लाइंस दी गई है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो देश है वो वर्ल्ड की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड में 12 ऐसी कंट्रियां हैं जिनको मेगा डाइवर्सिटीज़ की कंट्रियां बोलते हैं, जहां पर काफ़ी जैविक विविधता है। उन 12 कंट्रियों के अंदर हमारा देश भी एक है। उन 12 में हमारे देश को भी, इंडिया को भी काउंट करते हैं, शामिल करते हैं। और अगर वर्ल्ड में उसकी पोजीशन देखते हैं तो वर्ल्ड में हमारे देश की पोजीशन है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में 10th यानी 10वीं पोजीशन है। और अगर एशिया कॉन्टिनेंट्स की बात करें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, तो हमारा वी हैव पैलेस एट 4th, मतलब हमारा स्थान इसमें है 4था स्थान। दिस हग डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इतनी जो भारत में या इंडिया में इतनी हग डाइवर्सिटी है, किसमें, फ्लोरा और फौना में, यानी वनस्पति और जीव जंतुओं में। तो ये फॉलोइंग इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, ये डाइवर्सिटी इतनी कैसे आई, कैसे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी का या इतनी विभिन्नताओं का विकास हुआ, तो उसके कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिलीफ यानी रिलीफ को अगर हम हिंदी में बोलेंगे उच्चावच, यानी जो धरातल हमें दूर से दिखाई दे रहा। हमारे सामने एक धरातल है, उसमें चाहे पहाड़ी एरिया भी हो सकता, प्लेटू भी होगा, हिल्स होगा, रॉक्स होंगी, या प्लेन ग्राउंड्स भी होगा। तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं, रिलीफ में। तो रिलीफ फैक्टर है वह भी कहीं ना कहीं वेजिटेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंसेस करता है, प्रभावित करता है। तो रिलीफ के अंदर सबसे पहले आता है लैंड की बात करते हैं। तो लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। वही बात जो हमने अभी दोहराई कि जो लैंड अफेक्ट्स करती है लैंड। तो लैंड से मेरा तात्पर्य आप अच्छी तरह समझ जाना चाहिए आपको कि लैंड से यहाँ जस्ट हम दो टर्म्स यूज करें लैंड, रिलीफ के अंदर एक तो लैंड और दूसरा सॉइल। तो लैंड से मतलब होती है कि जो स्वतंत्र रूप से जो धरातल दिख रहा है, ऊबड़ खाबड़ हो, जिसके अंदर कैसा भी धरातल आ सकता है, रिलीफ में उस लैंड की बात करें तो वह लैंड क्या करती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको, नेचुरल वेजिटेशन को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कुछ देखिए, जैसे कि हिमालय की जो पहाड़ी क्षेत्र है
उसका नॉर्थ वाला इलाका जो चाइना की तरफ है वह काफ़ी बर्फीला है। जस्ट उसके अपोजिट अगर देखें जो साउथ पार्ट यानी इंडिया के जो नॉर्थ में इधर जो तराई वाला प्रदेश है उसका जो एरिया हम देखते हैं आसानी तो वह काफ़ी संपन्न इलाका है किसमें वेजिटेशन से, काफ़ी घनी काफ़ी डीपली या डेंस वेजिटेशन है। ऐसे ही हम और भी पहाड़ी एरिया का या जो अच्छे वाले एरिया है जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं या जो, तो वो क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है या वो लैंड है, और इसके अलावा हम जो पूरे नॉर्थ के इलाके को देख सकते हो वहाँ की जो लैंड है ना वो लैंड कहीं ना कहीं जो डेंस वेजिटेशन है उसके अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार है और उसको लाभ पहुँचाती है या वहाँ पर काफ़ी ग्रो करने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी डेंस है, डीपली है। इसलिए जो नेचुरल लैंड है उसको ये इन्फ्लुएंसेस करती है वेजिटेशन के टाइप। और आप देख रहे होंगे कि जैसे लैंड पे वेजिटेशन होती है अलग अलग लैंड पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है वहाँ की नेचर ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन को भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉइल। सॉइल है द सॉइल आल्सो वारी आवर स्पेस डिफरेंस टाइप ऑफ सॉइल्स प्रोवाइडेड बेसिस फॉर डिफरेंस टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब लैंड की बात हो गई जिसमें हमने टोटल हमारा जो धरातल था उसको हमने उसमें काउंट किया, शामिल किया। अब उसी में अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल यानी भूमि, भूमि से अगर मैं बात करूँगा तो धरातल एक जैसे नेचुरली रूप से पूरा जो पृथ्वी है वो एक धरातल ही हो गया, तो वो धरातल की बात होगी, लैंड की होगी। अगर उसमें किसी निश्चित एरिए में धरातल के अंदर व्याप्त स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, यानी ऐसा धरातल जो किसी स्पेशल एरिए में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं लिए हुए हो, यानी उसमें ऐसे गुण हो जो उस एरिए में यूनिक हैं, तो वो एरिए का जो धरातल होगा वो वहाँ की भूमि होगा जो किसी स्पेशल फसल के लिए या उस एरिए में वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको ग्रो करने में काफ़ी लाभदायक हो। और उसके अकॉर्डिंग उस एरिए की जो लैंड होती है उसको हम डिफरेंट सॉइल में पार्टिसिपेट करते हैं या उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे भारत में है, आप नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ की जो सॉइल्स होती है उसको उसके गुणों के आधार पे, उसके क्वालिटी के आधार पर हम बोलते हैं मैदानी या जलोढ़ मिट्टी। वैसे अगर हम बात करें अगर अपने वेस्टर्न पार्ट की, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट राजस्थान के थार के रेगिस्तान में, तो वहाँ की जो रेतीली मिट्टी है वो है अपनी अलग क्वालिटी लिए हुई है और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वेजिटेशन का डेवलप होता है, ग्रो होता है। तो उसको हम उस लैंड को हम वहाँ की स्पेशल जो लैंड थी उसको हम कौन सी सॉइल्स में काउंट करते हैं, रेतीली बालू मिट्टी। ऐसे ही दक्कन के पठार में क्या है, वहाँ पर काली मिट्टी है। तो ये जो सॉइल्स है, ये सॉइल भी कहीं ना कहीं वेजिटेशन को ग्रो करने में काफ़ी हद तक अपना रोल अदा करती है या उसको इन्फ्लुएंसेस करती है। क्योंकि जितनी अच्छी सॉइल होगी, जिसमें अच्छे मिनरल्स होंगे, जिस भूमि में अच्छे मिनरल्स होंगे अकॉर्डिंग टू वेजिटेशन के ग्रो करने में, तो वहाँ पर वेजिटेशन आपको कंपेरेटिवली जो बंजर भूमि होती है जिसमें कम मिनरल्स होते हैं काफ़ी डेंसर और डीपली हमें दिखाई देगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये बात हो गई किसकी, लैंड की, या जो रिलीफ फैक्टर था वो कैसे अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर, क्लाइमेट जो फैक्टर है उसमें सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। तो द कैरेक्टर ऑफ एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर। टेम्परेचर का अगर हम इम्पोर्टेंस देखें वेजिटेशन के ग्रो में तो यह काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और ये काफ़ी हद तक वारी करता है, यानी उसको परिवर्तित करता है या उसके परिवर्तन को निश्चित करता है, वेजिटेशन के परिवर्तन को या उसके वितरण को निश्चित करता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के साथ ही क्या चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। तो ये तापमान और आर्द्रता दो ऐसे फैक्टर हैं ये जो अपनी वनस्पति को वितरण को निश्चित करते हैं। तो अभी आपके सामने एक
हमने एक टेबल बनाई है, ये देखिएगा एक टेबल बनाई है। इस टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे टेम्परेचर की जो विशेषताएं होती हैं वह कैसे प्रभावित करती हैं वेजिटेशन को या उसके क्लासिफिकेशन को। तो देखिए हम वेजिटेशन को ट्रॉपिकल सॉरी जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग 4 भागों में स्पेसिफिक रूप से बांटते हैं। पहली होती है ट्रॉपिक, दूसरी होती है सब ट्रॉपिकल, फिर होती है टेम्परेट, फिर होती है अल्पाइन। तो ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति होती है ऐसी वनस्पति जहाँ पर क्या होता है, कहाँ ग्रो करती है, जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या 24 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है। तो ऐसा एरिया धरातल पे जहाँ का क्लाइमेट में जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, सूर्य की किरणें वहाँ पर हमेशा सीधी पड़ती है या वहाँ पर वर्ष भर धूप ज़्यादा रहती है, तो टेम्परेचर हाई रहता है, 24 डिग्री सेल्सियस से अबोव रहता है। तो वहाँ पर जो वनस्पति या जो वेजिटेशन ग्रो करेगी तो वह ट्रॉपिकल टाइप की होगी, उष्णकटिबंधीय। और इसमें ये 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और उसमें वहाँ पर जो फ्रोस्ट होता है, ओस वगैरह या जो धुंध बोलते हैं, वह ऐसे एरिया में नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो ह्यूमिडिटी कम ही रहेगी। दूसरा देखते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी ये होता है उपोष्ण कटिबंधीय, जो ना उष्ण है ना शीतोष्ण है, उसका बीच का है वह है उपोष्ण कटिबंधीय। और भारत की जो जो नॉर्थ इंडिया है, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है, उसकी जो क्लाइमेट है वह सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के मिडिल में होता है। और फ्रॉस्ट इज़ रेयर, वहाँ पर मैदानी भागों में सर्दियों के मौसम में फ्रॉस्ट यानी आपको धुंध या कोहरा देखने को मिलता है, रेयर बहुत कम होता है, बट कभी कभी मिलता है। उसके बाद में आता है टेम्परेट मौसम, यानी जो एवरेज वाले होते हैं जंगल टेम्परेट वो हैं, वहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है जिस एरिया में। और वहाँ पर फ्रोस्ट सेम स्नो, वहाँ पर कभी धुंध रहती है और कभी बर्फ़बारी भी होती है ऐसे एरिया में। वहाँ पर ये टेम्परेट टाइप की जो वेजिटेशन होती है वह ग्रो करती है। और अगर ऐसा एरिया जहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो रहेगा टेम्परेचर, यानी काफ़ी ठंडा वहाँ पर जलवायु, यानी वहाँ की जलवायु काफ़ी कोल्ड रहेगी 7 डिग्री सेल्सियस से, तो ऐसे एरिया में जो वेजिटेशन हो गई उसको हम काउंट करेंगे अल्पाइन वेजिटेशन। यानी ऐसी वेजिटेशन आपको ज़्यादातर जो हिल स्टेशन होंगे या हिल एरियाज़ है, जैसे हमारे नॉर्थ में हिमालय से लेके जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट में जो भी है अपने मेघालय मिजोरम इस साइड में, जहाँ पर काफ़ी बारिश होती है या जो काफ़ी हाइट लिए हुए हैं, ऐसी धरातल पे ऐसी क्लाइमेट की सिचुएशन होती है, वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर बर्फ़बारी होती रहती है, 7 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर रहता है, और वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वह अल्पाइन टाइप की होती है। तो ये बात हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कि जो नेक्स्ट इसके अंदर बात कर रहे थे हम टेम्परेचर के बाद में, जो नेक्स्ट फैक्टर है वह है कौन सा है, जो वेजिटेशन के क्लासिफिकेशन को या इसके वितरण को प्रभावित करता है। तो फोटो पीरियड यानी सनलाइट। फोटो पीरियड सनलाइट से हमारा मतलब क्या है? फोटो पीरियड यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है या जो सनलाइट्स होती है उसकी अवधि पे भी वेजिटेशन का वितरण या वेजिटेशन का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बांटते हैं या उसको दिखाते हैं कि कैसी वेजिटेशन होगी वहाँ पर। तो सनलाइट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर वर्ष में काफ़ी टाइम तक सनलाइट्स प्राप्त होती है, यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उस एरिया में। वहाँ पर गर्मियों की सीज़न या धूप की सीज़न, वर्ष भर खुला मौसम रहता है, खुला आसमान रहता है, काफ़ी धूप पड़ती है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, वहाँ पर सूर्य के दर्शन ही बहुत दुर्लभ हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वेजिटेशन का ग्रो होता है। देखिए, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर एंड सनलाइट ड्यूरेशन एट डिफरेंट प्लेसेज इज ड्यू टू डिफरेंसेज इज इन लैटिट्यूड एल्टीट्यूड सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो ये बात हो रही है कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन होती है सनलाइट की या जो लॉन्गर पीरियड होता है सनलाइट का, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वेजिटेशन ग्रो करती है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जिन एरियो के अंदर वर्ष भर अच्छी सनलाइट से रिसीव होती है, प्राप्त होती है, उस एरिया में जो वेजिटेशन होती है वह ग्रो फास्ट करती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर पड़ने से और वहाँ पर
पेड़ पौधे अपना भोजन अच्छे से बनाते हैं और वो ग्रो करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हल्की सी रहती है और उनको ग्रो करने में काफ़ी सहायक होती है। उसका अगर एग्जांपल देखें तो हमने पढ़ा था जब ITC-Z का पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे तो बोले थे कि जो इक्वेटर है हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर 5 से 10 डिग्री और नीचे 5 से 10 डिग्री जो अक्षांश थे नॉर्थ और साउथ, वहाँ पर जो जलवायु थी उस पट्टी के अंदर वह है उष्णकटिबंधीय जलवायु थी। मतलब वहाँ पर काफ़ी सनलाइट या सन पीरियड मिलता था और वहाँ की जो वेजिटेशन थी वो काफ़ी डीपली है, बहुत ही घने जंगल मिलेंगे। तो ये सीधा सीधा फैक्टर वहाँ पर भी लागू होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सनलाइट या सन पीरियड हमें प्राप्त होता है। अब बात हो रही है कि ये सनलाइट या जो फोटो पीरियड होता है ये कैसे प्राप्त होता है। तो अभी मैंने बात की कि वहाँ वो अक्षांश थे वहाँ, तो ये सनलाइट भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के जो इस सनलाइट का जो डिफरेंस है पृथ्वी के अलग अलग पार्टों में, कहीं पर ज़्यादा मिलती है कहीं पर कम मिलती है। तो वह किससे होती है, वह डिपेंड करती है किसी एरिया के लैटिट्यूड या अल्टीट्यूड या अक्षांश या देशांतर, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, कि उस जगह किस अक्षांश पे कोई पैलेस है, किस देशांतर पे है, कौन सी ऋतु चल रही है, सीजन जैसे सर्दियों में कम मिलेगा तो गर्मियों में ज़्यादा रहेगा, और ड्यूरेशन ऑफ द डे कि अभी वहाँ की डे की ड्यूरेशन, अगर डे वहाँ पर बड़ा दिन हो रहा है तो बड़ा दिन होगा तो सीधी सी बात है कि आपको सनलाइट ज़्यादा मिलेगी, छोटे दिन है तो ड्यूरेशन कम रहेगी। ये हमने बात की। जो लास्ट फैक्टर आता है ज्योग्राफी का, जो वेजिटेशन के वितरण को प्रभावित करता है, वनस्पति के वितरण को, वह है पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन का मतलब है हमारा सीधी बात होती है वर्षण। वर्षण में हम वैसे तो हम रेनफॉल को भी इसमें काउंट करते हैं, बट रेन ही नहीं काउंट होगी, उसके साथ यहाँ पर हम इसमें अपने जैसे हाँ हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ओले हो गई, बारिश हो गई, बर्फ़बारी हो गई, इन सबको हम किस में काउंट करते हैं, प्रेसिपिटेशन में। तो एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। ये तो सीधी सी बात है, एक नॉर्मली है, कॉमन सेंस की बात है कि जिस एरिया में वर्ष भर आपको अच्छी बारिश होगी, जहाँ पर रेन का एवरेज, ईयरली एवरेज काफ़ी हाई है, जैसे तो वहाँ पर आपको वेजिटेशन भी, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, काफ़ी डीपली आपको वहाँ पर वेजिटेशन मिलेगी डेंसर। जैसे जो सदाबहार वन होते हैं, एवरग्रीन ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ का जो बारिश का एवरेज रहता है, रेन का एवरेज रहता है, वो अमूमन क्या रहता है 200 सेंटीमीटर से अबव रहता है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी वेजिटेशन ग्रो करती है। तो ये बात हो गई हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर जो सीधे तौर पे अफेक्ट करते हैं वेजिटेशन के वितरण को। अभी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करेंगे, यानी वनस्पति के प्रकार, यानी सीधी बात करें तो जो जंगलों के प्रकार होते हैं, कैसी कैसी वनस्पति है भारतीय धरातल पे, और तो उसकी बात करेंगे, उसका विभाजन करेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। अभी आज हम उनके केवल नाम की बात करते हैं, उनको जानते हैं कि है कौन कौन सी, कल से उनके हम शॉर्ट में उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सदा बहार जंगल या वन, जो हमेशा हरे भरे वो रहते हैं। दूसरा देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब पतझड़ी वन, जो ऐसे वन या ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ के अंतर्गत आने वाले पेड़ पौधे किसी विशेष समय में अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं या पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ और फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, स्क्रब्स कटीली झाड़ियाँ वगैरह, तो ऐसे वनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी माउंटेन से मतलब जो हाई पर्वतीय वन होते हैं, पर्वतों पे जो हाई हिल एरिया होता है, वहाँ पर जो डेवलप होते हैं फॉरेस्ट, उनको बोलते हैं हम माउंटेन फॉरेस्ट। और जो लास्ट है वह है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो पानी के अंदर ही विकसित होते हैं, या जो साल्टेड वाटर होता है, स्पेशली हमारे जैसे एग्जांपल ले हम सुंदरवन का डेल्टा, यानी जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जो
नदियाँ जाके गिरती है और उनके जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है हमेशा, और ये पानी किस नेचर का होता है, सॉल्टेड रहता है। तो उसी पानी के अंदर कुछ वेजिटेशन होती है जो हाफ पानी के अंदर रहती हैं और हाफ बाहर की तरफ होती है, और वहाँ पर दलदली भागों में इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो वैसी वेजिटेशन को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर क्लियर की। चलो आज हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होता है उसको अभी मैं इन सारे फॉरेस्ट को आपको एक मैप में बताऊंगा जो आपको काफ़ी आसानी रहेगी समझने में। बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेन कवर एरिया। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनकी बात करेंगे। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वह भारत के, इंडिया के किस किस पार्ट को कवर करते हैं। तो देखिए जो वेस्टर्न घाट होते हैं, हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न में बात करें तो जो स्पेशली जो वेस्टर्न घाट होते हैं, वेस्टर्न घाट है गुजरात से लेके नीचे केरला गोवा तक का जो वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट का भी कौन सा पार्ट, वेस्टर्न घाट का भी पार्ट हम देखेंगे जो कि तटीय पार्ट है, समुद्र की तरफ वाला पार्ट है, उस पार्ट में हमेशा हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु और असम के कुछ अपर पार्ट्स हो गए, वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगर रेनफॉल की बात करें तो ये फॉरेस्ट वहाँ पर डेवलप होते हैं जहाँ पर रेनफॉल क्या रहता है, जो मैंने बताया था अबाउट 200 सेंटीमीटर से अबाउ रहता है। और उसके साथ ही वहाँ की जो ड्राई सीजन होती है वह छोटी होती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो ड्राई सीजन हमेशा छोटी रहती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर और इवन अबव। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी काफ़ी हाइट होती है, काफ़ी ग्रो करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ों की लंबाई 60 मीटर तक रहती है और कई बार ये इससे भी ज़्यादा हाइट प्राप्त करते हैं। ट्रीज स्क्रब्स एंड क्रीपर्स गिविंग इट ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो पेड़ पौधों की तने होते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, तो आपस में ये उलझ उलझ के एक पेड़ पौधे इतने उलझे रहते हैं, आपस में एक दूसरे में इतने गुत्थे रहते हैं इन जंगलों के अंदर कि ये लेयर बाय लेयर बना के इतनी हाइट प्राप्त कर लेते हैं, जिससे बोला जाता है कि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर हम जाएंगे तो आपको दिन में भी छाया दिखाई देगी, दिन में भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि शाखाएँ ये लेयर्स बनाती हैं आपस में एक दूसरे में इतनी ज़्यादा डीपली या डेंसर होती हैं कि फंस जाती हैं, और लेयर बाय लेयर बना के काफ़ी हाइट पे ये ग्रो करती हैं। और इम्पोर्टेंट ट्रीज एंड एनिमल्स, अब बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई, और यहाँ पर अभी जो इम्पोर्टेंट ट्रीज कौन से हैं और कौन से जो एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पर इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इबोनी, महगोनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना, ये यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं जो यहाँ पर फाउंड्स होते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ पर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। और जो कॉमन अगर किसी एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स और भी होते हैं बट जो कॉमन एनिमल होता है जो यहाँ पर अमूमन पाया जाता है वह है एलिफेंट। एलिफेंट यहाँ के जंगलों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात की हमने आज यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे उसकी बात की, और बाकी फॉरेस्ट को हमने क्लासिफिकेशन किया। अभी आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा है, उस मैप में देखिए सबसे पहले इंडियन नेचुरल वेजिटेशन का मैप है। तो इस मैप में जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ वाला, और ये कुछ पार्ट है, ये कुछ पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का, और ये वाला पार्ट, और कुछ घाटों पे भी है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है। तो जो हिल एरिया आपको दिख रहा है साफ साफ, जो हिमालय वाला एरिया वह है, और नॉर्थ ईस्ट का कुछ इलाका जो हाइट ली हुई है वह है असम का, जिसको हम अपर असम बोलते हैं, वह है इलाका। उसके अलावा नीचे देखिए, अब नीचे आते हैं तो नीचे हमने बात की थी पहले भी, ये देखिए ये कुछ आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार की वो, और ये तमिलनाडु का जो अपर पार्ट है ये वाला। और अगर और थोड़ा सा बात करें तो इधर वेस्टर्न जो पश्चिमी घाट था, वेस्टर्न घाट, वो
तो ये जो इलाके थे यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलता है, प्राप्त होते हैं, यहाँ पर ग्रो करते हैं। दूसरी बात की थी हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तो हमें साफ साफ दिख रहा है, पतझड़ी वन। ये इंडिया के काफ़ी कुछ पार्ट को कवर कर रखे हैं। देखिए ये जो बीच का पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ वाला, ये टोटल पार्ट, भारत का लगभग ज़्यादातर पार्ट इसी प्रकार के फॉरेस्ट में आता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए माउंटेन फॉरेस्ट को आप देखेंगे, सॉरी जो पहले हमने आपको बताया था वो माउंटेन फॉरेस्ट में था। ये जो ऊपर वाला जो आपको हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, और जो सदाबहार जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन थे वो वाला ये था अपर वाला, या जो मैंने बताया। तो ये जो पहाड़ी वाला एरिया है ये किस में आता है, माउंटेन फॉरेस्ट में। और सबसे उसके बाद में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंने बताया था, मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये वाला इलाका सुंदरवन डेल्टा का इलाका, कुछ ये तटीय इलाके हैं जहाँ पर जो अपने साउथ की रिवर होती हैं, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, उनका जो तटीय इलाका होता है वहाँ पर ये वाला और ये वाला पार्ट, वहाँ पर कौन से जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनका नाम है मैंग्रोव वनस्पति, वह डेवलप होती है। और जो लास्ट वाले हैं ट्रॉपिकल थॉम फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल थॉम फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर ये वाले फॉरेस्ट हैं जिनको हम थॉर्न बोलते हैं, मतलब कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पति बोलते हैं, जहाँ पर काफ़ी शुष्कता ली हुई होती है, बारिश की जो एवरेज वो काफ़ी कम होता है। तो वो वाला इलाका है अपना राजस्थान का इलाका, और कुछ गुजरात का जो पार्ट है वो है, और कुछ जो मिडिल प्रायद्वीप का भाग है, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है, उसका कुछ मिडिल वाला पार्ट जो काफ़ी पथरीला भाग है, वहाँ पर इस प्रकार की कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पतियों का और सूखे जो कांटेदार पेड़ पौधे हैं उनका विकास होता है, वो ग्रो करते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे इंडिया के मैप में हम इनको वेजिटेशन को अकॉर्डिंग टू इनकी नेचर के, हम इनके जोग्राफिकल फैक्टर आदि की आधार मान के इनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी आज हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, और कल हम इसके जो बाकी बचे हुए फॉरेस्ट हैं उनके बारे में धीरे धीरे समराइज रूप में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे। चलिए आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हम ऐड करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट, ये देखिए कुछ 2 पॉइंट दे रखे हैं ये फॉर योर नॉलेज। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको ISFR 2019, द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 21.67% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये जो लेटेस्ट न्यूमेरिक्स हैं यानी आंकड़े हैं जो 2019 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के थ्रू पेश किए गए, कि भारत का लगभग 7,12,249 वर्ग किलोमीटर का एरिया वनाच्छादित है, यानी फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो यह 21.67% भाग भारत का जो जोग्राफिकल एरिया उसको कवर कर रखा है। दूसरा देखिए जो फॉरेस्ट कवर है, तो ये जो फॉरेस्ट कवर है पूरी इंडिया का, उसके अंदर कुछ कौन से ऐसे स्टेट हैं जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है उन एरिया के अंदर या उन स्टेट के अंदर, और कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ प्रतिशत की मात्रा ज़्यादा है फॉरेस्ट की। तो अगर हम बात करें, ये देखिएगा आपका, पहले बात करते हैं एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल कौन से स्टेट में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एरिया है फॉरेस्ट कवर का MP में। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है वनाच्छादित या वनों का। उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो टॉप 5 स्टेट हैं जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा आता है। पहला आपने बात की थी MP, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। अब अगर परसेंटेज में बात करें, प्रतिशत में ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, जो फॉरेस्ट कवर है, वह है सबसे ज़्यादा मिजोरम में। मिजोरम का लगभग 85% और अबव एरिया वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर है।
सेकंड पे यहाँ भी सेम, वहाँ पर भी सेम था एरिया में और प्रतिशत दोनों में सेकंड पोजीशन पे है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का एरिया है लगभग 80% एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद में आता है मेघालय, मेघालय का लगभग 76%। तो दोस्तों जैसा हमने देखा यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी कि कौन कौन से एरिया हैं। ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, आप इनको थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा, याद रखिएगा मेमोरी में, क्योंकि इनसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आज हम यहीं तक ही अपने लेसन को रखते हैं, और जो क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा हो जाता है तो बोरिंग सा लगने लग जाता है, ये नेचुरल होता है, ह्यूमन नेचर होती है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, कल से हम इनके जो क्लासिफिकेशन था वेजिटेशन का उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज के लेसन में विदा लेता हूं, और आपको मालूम है कि लेसन में काफ़ी मेहनत से हम काफ़ी मन लगा के आपके लिए ये तैयार करते हैं अच्छा यूजफुल मटेरियल। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाइए, जिससे कि हम और भी अच्छी इसमें सुधार कर सकें। अगर फिर भी कोई गुंजाइश है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी लगा हो आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उस पर वर्क कर सकें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। We are the brave, we are the bold.